नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डट कर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आज 2.65 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बाजार की साख भी बढ़ रही है और विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का भी ऐलान किया है। लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 नए राहत उपायों की घोषणा आज सरकार ने की है, जिसमें ग्रामीण रोजगार में वृद्धि, घर खरीदारों और डेवलपर्स को आयकर में राहत देने, रक्षा उपकरणों पर कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर और ग्रीन एनर्जी के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें राहत की घोषणा की गई है, जिसमें अर्थव्यवस्था को और बूस्टअप किया जा सके। आज करेंगे इसी पर चर्चा। ये जो उपाय, ये जो घोषणाएं की गई हैं, वो किस तरह से अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करेगी, इसी पर इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे बीच में रहेंगे प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, और साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस। सर, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सर, आपसे ही सबसे पहले शुरुआत करूंगा। खासतौर पर आज ये समझना चाहिए कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, वो कितना फायदेमंद होने वाला है, अर्थव्यवस्था को कितना बूस्टअप करेगा। देखिए, कोरोना संकट की शुरुआत जब हुई और लॉकडाउन हुआ
और जो दुश्वारियां पैदा हुई अर्थव्यवस्था के सामने, तो सबसे पहला पैकेज अगर आपको याद हो 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। उस समय उस पैकेज को लेके, उसके कुछ चीज़ों को लेके कुछ सवाल भी खड़े हुए थे। कोरोना नाम की महामारी मानव सभ्यता के लिए नई है, हमारे देश के लिए नई है। अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर होगा जी, उसके लिए कैसी तैयारियां करनी हैं हमें। तो शुरुआत में उसके सभी पहलुओं को समझ लेना और उस हिसाब से एक मुश्त कोई पैकेज का ऐलान कर देना, जी, ये शायद व्यवहारिक भी नहीं था और ऐसा हुआ भी नहीं। 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद और उस समय इसके संकेत दिए गए थे। ये कहा गया था कि आगे आने वाले समय में हम राहत के और उपायों की घोषणा करेंगे। उसके बाद जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में प्रोफेसर मनोज अग्रवाल स्टिमुलस कहते हैं, जी, उसके बाद दूसरा स्टिमुलस आता है जिसे राहत पैकेज नंबर 2 आपने कहा। आज ये तीसरा है। मेरा विश्वास है कि नए साल की शुरुआत या नया साल शुरू होते ही हम अभी और उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और राहत के उपाय आएंगे जो और ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। क्यों ज़रूरत पड़ी एक बड़े राहत पैकेज के बाद लगातार इन राहत पैकेजों की? देखिए, एक असेसमेंट करना ज़रूरी होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस संकट से के खत्म होने या संकट के क्षीण होने के बाद कैसे जा रही है। सितंबर में आपने देखा हमने जीएसटी का कलेक्शन जिस तरीके से किया, हमारी औद्योगिक गतिविधियां जिस तरीके से चली, हमारे यहाँ खरीदारी, हमारे यहाँ मांग जैसे बढ़ी है। अक्टूबर में हमारा परफॉर्मेंस जिस तरह से पिछले साल से भी बेहतर हो गया है। जी, हम अब कोरोना के पहले की स्थिति से भी थोड़ा आगे निकल गए हैं और बहुत आशावान भी रहे हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि नवंबर हमारा और बेहतर जाएगा। तो अब ऐसे में किन उपायों की ज़रूरत थी, उन्हीं को देखते हुए ये आज का 2,64,000 करोड़ 2,65,000 करोड़ के आसपास का ये राहत का पैकेज है। और सबसे बड़ी बात है कि इस राहत के पैकेज में किसानों को देखा गया है, यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन के लिए भी R&D पर 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रोजगार को देखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को देखा गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार को लेकर संकट पैदा हुआ है वो प्रवासी भारतीयों के, प्रवासी मजदूरों की वजह से, उनको देखा गया है। इंडस्ट्रीज को देखा गया है और हमारी इकोनॉमी का लंबे समय से जो बैकबोन रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, उसकी राहत को भी बढ़ाया गया है 30 जून 2021 तक के लिए। तो ये एक समग्रता में अब तक जो हमारे पास पैकेज आए हैं, आज का जो पैकेज है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के पैकेज ने अब हमारे जिसे कहते हैं ना, अब ये मरहम लगाने का नहीं है बल्कि ये बुनियाद खड़ी करके ये इमारत को आगे ले जाने वाला है। और शायद इसीलिए इसमें एक ही साथ इस पैकेज में गांव को, गरीब को, किसान को और उसके साथ साथ इंडस्ट्री को वो किया गया है। कारोबारियों को देखा गया है, अर्नेस्ट मनी जो है उसका जो सीमा है 5% उसको 3% किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन संकट के दौर में अपनी पूंजी को लेकर टूटे हुए हैं, उनको पूंजी का कोई संकट ना खड़ा हो या उसकी वजह से वो काम ना कर पा रहे हों, उनके लिए हुआ है। तो ये जिसे कहते हैं बड़ा इंक्लूसिव जो आज का स्टिमुलस पैकेज है वो है, जिसको 12 अलग अलग बिंदुओं में डिफाइन किया गया है। और निसंदेह इस समय जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो ठहर गई थी वो हम पहला गियर नहीं दूसरे गियर तक हम निकल चुके हैं और जैसे संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से बाजार में मांग आ रही है, उस मांग को और एक्सेलरेट करेगा। लोगों की जेब में पैसा आएगा, सरकार की स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज के पास और ज़्यादा क्रेडिट लेने का गुंजाइश बढ़ेगी। यानी कि ओवरऑल देखें अग्रवाल सर, अगर इसको इस तरह से देखें कि ये पूंजी को अर्थव्यवस्था में एक तरह से तरलता को और बढ़ाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और तरलता से आगे बढ़कर के इस बार का जी, पहले जो रिलीफ पैकेज थे, हाँ, पहला वाला जो था 12 मई को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था जी, आत्मनिर्भर भारत के तहत, वो मुख्यतः तरलता बढ़ाने के लिए था। ठीक है। दूसरा वाला तरलता पर कम था, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए ज्यादा था। ठीक है। इस बार वाला जो है बहुत ही स्पेसिफिक है और जैसा भी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि मांग बढ़ रही है, बाजारों में रौनक लौट रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। वो आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एक बेसिक इंडिकेटर देखिए आप, तो बिजली उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है और जिस प्रकार से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ी है, उसका एक छोटा सा इंडिकेटर जो आम आदमी समझ पाएगा कि ट्रकों की
यानी कि भारी व्हीकल्स की डिमांड बहुत बढ़ी इधर पिछले 2-3 महीने में। सर ये भी देखें कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर खासकर दिवाली में इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। ये कहा जा रहा है कि इसको भी हम दो में लेते हैं। एक हम लेते हैं पर्सनल यूज के लिए कार और मोटरसाइकिल, ठीक है, वो एक हो गया। हालांकि उसमें टैक्सी का भी इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि माल ढोने के लिए जिस प्रकार से तेजी पकड़ी है बड़े वाहनों के, ट्रकों के खरीद को लेकर के या बड़ी बसों को लेकर के, उससे लगता है कि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। पावर सेक्टर तेजी से बढ़ा, जीएसटी तो बढ़ा ही बढ़ा। अब इसमें क्या था, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सारी अर्थव्यवस्था एक साथ काम कर रही है, जो अभी संकुचन के दौर में है। जैसा अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है या रियल एस्टेट सेक्टर है, इसमें तेजी तो आ रही है, लेकिन इसमें मोरल डाउन ना होने पाए, आत्मविश्वास कम ना होने पाए, इसलिए उसमें कई तरह के राहत पैकेज देने की बात करी गई है। क्योंकि अगर ये सेक्टर ये देर में पकड़ता है, अच्छा, जैसे सबसे पहले रोजमर्रा की चीजें हो गई, गाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, घर के सामान हो गए, मकान या रियल एस्टेट में आदमी देर में घुसता है और अब उसको सस्टेन करने की बारी है, उसको मोटिवेट करने की बारी है और स्टिमुलस देने की बारी है कि उस सेक्टर में जब बढ़ता है तो उसमें रोजगार बहुत तेजी से, खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और अगर वो बढ़ता है तो आप समझिए कि उसका ग्रामीण क्षेत्रों पर और क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता। और जिस प्रकार से अभी स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या इस प्रकार के कार्यक्रम आए हैं, या फर्टिलाइजर पर जबरदस्त जैसे सब्सिडी देने की बात है, तो किसानों को एक प्रकार से राहत पैकेज की एक बहुत बड़ा इसमें सौगात है कि उनको किस प्रकार से मिलता है। यानी कि इसको अगर हम देखते हैं तो ये जनरलाइज्ड पैकेज नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक, और इसकी मॉनिटरिंग जो होती रही कि अब हम किसको देते हैं जी। इसको अगर खास तौर पर काउंट करिए, ठीक है, कोविड के लिए तो सरकार शायद अभी और करना पड़े उसको, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी वो करेगी। अभी जब डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज आएगी, अभी तो वैक्सीन फॉर्मली आया नहीं, आएगा तो और उनको करना पड़ेगा, एक वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर, उधर आप देखें कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, उधर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आप उठा करके देखिए, तो इस तरह से आप देखें स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं, जहां जहां गैप रह जा रहे हैं। और जिन अब इन्हीं की बात है कि इन चरणों में वो कैसे आगे बढ़ पाते हैं। तो अब ये अगर आगे बढ़ते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना थर्ड स्टेज, ठीक है, इकोनॉमी का जो थर्ड स्टेज इसको बूस्टर है, वो कह सकते हैं। अभी बूस्टर और चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार का चाहिए, तरलता वाला चाहिए या उनको किसी और प्रकार की, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो इनकम टैक्स में रिलीफ है वो तरलता रिलीफ नहीं है उतना। अच्छा, वो रिलीफ है जो बायर्स हैं, वो बायर्स को लगेगा कि हमें कम दाम पर मिल रहा है जी। सरकार को आप कहेंगे इससे सरकार को क्या फायदा हुआ, सरकार को फायदा ये होगा कि जब उसमें तेजी से रोजगार बढ़ेगा, जब उधर मांग बढ़ेगी, केवल सप्लाई बढ़ा देने से नहीं होगा, उसी के साथ साथ पैकेज ये चाहिए कि बायर्स भी आगे, उनको लगे भैया जल्दी से खरीद लो। ऐसा ना हो कि मौका जो 21 तक का निकल जाए और हमें महंगा देना पड़े। तो इसलिए उधर भी मांग है, जो लोग थोड़ा डामाडोल है वो कहेंगे नहीं अब खरीदो, तो इससे रोजगार का सृजन होगा। और जब छोटे लोगों में जाता है पैसा जेब में, तो वो ज्यादा खर्च करते हैं बजाय बड़े के। उनको अगर 5,000 की आमदनी महीने में बढ़ी तो निश्चित मानिए 5,100 खर्च करेंगे, और अगर बड़े के पास जाएगी तो अगर उनके पास 50,000 गया तो हो सकता है 5,000 भी खर्च ना। ठीक है, सिद्धार्थ जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है, आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए देखिए हमारे पास, हमने बजट में एलोकेशन किया था 8,000 करोड़ रुपए, आज 18,000 करोड़ रुपए उसका आउटले हो गया। तो इस समय रियल एस्टेट के की जो डिमांड है वो ज़्यादातर वो लोग मकान खरीदने के लिए जा रहे हैं जिन्हें खुद रहना है। अफोर्डेबल मकानों की मांग बहुत बढ़ रही है और लोगों को इस समय लखनऊ के तजुर्बे देख सकते हैं, इस समय एलडी आवास विकास के जो सभी के लोग जा रहे हैं। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो सरकारी जो आवासीय संस्थाएं हैं, जो विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड्स हैं, ये इसका लाभ दे रहे हैं। निजी क्षेत्र के जो बिल्डर हैं वो भी अब पीएमएवाई के तहत लोगों को सीधा लाभ जो दे रहे हैं, तो इससे लोगों को एक तरह से देखा जाए जीएसटी की छूट, पीएमएवाई की छूट, इन सबको मिलाकर आपको एक मुश्त करीब 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो आपको मकान सस्ता हो जा रहा है। तो आज वित्त मंत्री ने अपनी जब इन उपायों का ऐलान कर रही थी तो उन्होंने कहा भी
कि इससे 12 लाख ग्राउंडेड 18 लाख करीब मकान तैयार होकर कंप्लीट होंगे, और जब इतनी बड़ी तादाद में मकान बनेंगे तो उससे रोजगार जो बढ़ेगा। 78 लाख का उनका एक आकलन है कि 78 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या थी, जो देश में ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों ने झेली है, जी इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्हीं निर्माण कार्यों में ही, इसी रियल एस्टेट सेक्टर में ही एम्प्लॉय होता था। तो मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर साहब जैसा कह रहे थे कि सेक्टर स्पेसिफिक है कि कहाँ हमें जिसे कहते हैं किस पिन पॉइंट करने की जरूरत है, नब्ज करने की पकड़ने जरूरत है, तो वो पकड़ने की जरूरत PMAY का जो एलोकेशन आज हुआ है, मुझे लगता है कि ये मध्यम वर्ग के इसमें लिए एक चीज और मैं जोड़ूं सिद्धार्थ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आप ही की बात को जोड़ूं। इसका लाभ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, जहां पर रोजगार की भी ज्यादा आवश्यकता है, जहां आवास कमी है, उनको भरपूर लाभ मिलेगा। उनको बेसिकली उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रवासी जो स्थिति जिनको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, उन ये एक टारगेट किया गया है। एक और सेक्टर है, खासतौर पे अगर हम बात करें तो यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का जो एक घोषणा हुई थी, उसको तहत ही उसमें भी ये है कि रक्षा उपकरणों को और ग्रीन एनर्जी के लिए 10,200 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। अग्रवाल साहब, ये किस तरह से इसके तहत फायदा दिख रहा है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को इससे जोड़ते हैं तो जिस समय ये इन्वेस्टर सबमिट हुआ था, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट जिसको गेन मिला था वो हमारे यहाँ सोलर को मिला था। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आप देखें तो पिछले 2 साल के अंदर सोलर एनर्जी, जिसको ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एमिशन नहीं हो रहा है किसी प्रकार का। विंड एनर्जी उत्तर प्रदेश में नहीं कामयाब हो सकती है, वो प्रायः समुद्र तट पर होता है या राजस्थान जैसी जगह पे हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सोलर का है और जो ग्रीन आप एनर्जी की बात कर रहे हैं और एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये कन्वर्जेंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीका है। और जो दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ आ रहा है, आप उठा करके देखिए तो बहुत छोटे छोटे, अगर मान लीजिए कि एक पान की दुकान वाला भी रास्ते में आप जाइए, हाईवे पर जाइए या सड़कों पर जाइए, वो भी एक छोटा सा पैनल अपना लगा के बैठा हुआ है आत्मनिर्भर एनर्जी के क्षेत्र में। बिल्कुल, वो इस पर निर्भर नहीं है कि हम बिजली का कनेक्शन ले, वो उस पर नहीं है। तो इस तरह से जो इसका डिफेंस कॉरिडोर का, जैसे अपने यहाँ देखिए अभी एक असॉल्ट राइफल की बात है अमेठी में जो शुरू हुआ है रशियन कोलैबोरेशन से, तो हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत सरकार इसको एक बहुत तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारा बनने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में, अगले 3 से 5 साल में आप देखेंगे कि हमारा एक लीडिंग सेक्टर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग का, जो मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करेगा और इसकी डिमांड भरपूर है। क्यों? क्योंकि भारत के रक्षा विभाग को खुद ही चाहिए, अपनी सशस्त्र सेनाओं को चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट राउंड पर आएंगे तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को चाहिए, फिर पुलिस फोर्सेस को चाहिए। इनकी जो नीड्स है जी, आप देखें कम दाम पर मिलेगा और इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जो डिफेंस कॉरिडोर है, इस पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है। और अब थोड़ा सा कोरोना का संकट कम हो रहा है तो आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे, इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। ठीक। एक सेक्टर और है खासकर रोजगार के लिए देखा जाए कि मनरेगा और स्वनिधि योजना की, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बात करी, ये और एक आपका है PM गरीब कल्याण रोजगार, जो जिसकी शुरुआत भी आज हुई है, ये इसको किस तरह से देखते हैं सिद्धार्थ? देखिए, एक तरफ जहां इंडस्ट्री को पुश देकर जी, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार है उसको बढ़ाने का प्रयास है, दूसरी तरफ ये है कि मनरेगा जैसी योजना की सफलता हम देख चुके हैं और किस तरह से कोरोना संकट के दौरान, प्रवासी मजदूरों के संकट के दौरान काम आई है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है, इसके लिए जिस तरह से एलोकेशन हुआ है, तो साफ इससे लगता है कि जो इनफ्लो हुआ था संकट के दौरान, महामारी के दौरान, और उसके बाद उनकी जो वापसी शुरू हुई है, तो इसके बाद भी ये माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे होंगे जो अभी रुकेंगे और उनके लिए किसी एक इस तरह की योजना की आवश्यकता है। मनरेगा की अपनी एक लिमिटेशंस हैं जी, कि आप उसमें, और एक बजट है, थोड़ा रिलैक्स किया है उसको इस दौरान उसको रिलैक्स किया है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
रोजगार योजना के लिए जो एलोकेशन हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि ये एक जो लैंडलेस लेबर क्लास है हमारा, जो कि पलायन करता है, जाता है, मजबूरी में गांव छोड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना एक बड़े संजीवनी का काम करेगी। दूसरा एक और अच्छा ये हुआ है कि जो एमएसएमईज में या छोटे इंडस्ट्रीज़ में जो स्ट्रेस की स्थिति थी कि वो नए लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे, जी, तो जो आपका इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम जो है, जिसके तहत कि बिना किसी कोलेट्रल के अपनी त्वरित आवश्यकता के लिए, अपनी आकस्मिक आवश्यकता के लिए आपको कर्ज मिल सकता था, उसके पीरियड को बढ़ाया है, जो इस महामारी के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था। कल ही उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा जारी हुआ था कि ECLGS से कितने बड़ी तादाद में 6.6 लाख इसकी अवधि अक्टूबर में समाप्त हो चुकी थी, तो इसको अब बढ़ा के मार्च तक कर दिया गया है। तो जो हमारा और 26 स्ट्रेस सेक्टर जो हैं, जो 26 ऐसे सेक्टर हैं जो संकट का सामना कर रहे थे, उसमें हेल्थ सेक्टर को भी जोड़ा गया है इस महामारी के दौरान, उसकी आवश्यकता को देखते हुए उनको शामिल करते हुए कि जिनके पास पूंजी का वाकई में संकट था, जो फिर से अपनी शुरुआत करते समय पूंजी को लेकर लड़खड़ा रहे थे, उनके लिए ये हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर से के महीना जब खत्म हुआ है, करीब हमारे 6.25 लाख MSMEs को इसका लाभ मिल चुका है। और आने वाले समय में मार्च तक का जो समय है, हो सकता है कि अगर संकट थोड़ा कंटिन्यू होता है तो इसे और बढ़ाया जाए। इसने एक बड़ा सहारा दिया है उस MSME सेक्टर को, जिस MSME सेक्टर से हमें सबसे ज़्यादा रोजगार जो है पैदा होते हैं, और जिसके ऊपर इस दौरान अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, हमारे उत्तर प्रदेश में, बल्कि यहाँ तो ये भी कहा गया था कि हर MSME अगर यहाँ एक व्यक्ति को रोजगार दे देगी तो 80 लाख लोगों को तो रोजगार हम ऐसे ही दे सकते हैं। तो इनको भी एक सहारा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ साथ इस योजना को एक्सटेंड कर देना मार्च तक, मुझे लगता है कि MSME को फिर से खड़ा होने में ताकत मिलेगी, और उसके बाद वो रोजगार का संकट जो है वो काफ़ी हद तक हल होने में मदद मिलेगी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। ECLGS का लाभ उठा चुकी हैं। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने MSMEs को इस दौरान 3 अलग अलग चरणों में 14 मई को शुरुआत की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो लोन संगम मेला इन्होंने शुरू किया था, जिसके तहत छोटे और मझोले उद्यमियों को कर्ज देने की शुरुआत हुई थी। फिर जून में वही हुआ, फिर जुलाई में हुआ। तो एक सिलसिला जो शुरू हुआ, पहली बार मुझे लगता है, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, कि उत्तर प्रदेश में MSMEs को इस तरह से मतलब मेले लगाकर, और अब तो कल ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि जिलेवार कैंप लगेंगे अब, यानी कि हर जिले में कैंप लगेगा और लक्ष्य निर्धारित होगा कि भाई आपने कितने लोगों को दिया, आपने कितने लोगों को दिया। इसके अलावा ये भी अब निर्देश दिया गया है कि हर जिले में आप कम से कम हर बैंक की एक शाखा, हर शाखा एक अनुसूचित जात अथवा जनजात, एक महिला, इस तरह से। तो अगर ये इस लक्ष्य को जो निर्धारित कर दिया गया, अगर यही पूरा होता है, ये अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर लें तो 36 लाख जी SC/STs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर आपने कर्ज दिया, तो आपने स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत तो 36 लाख लोगों को तो आपने इस तरह से सीधे आपने स्वरोजगार से जोड़ा। तो ये जो लाभ है, ये मैं इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा कि कोरोना संकट के दौरान जो ये चीज़ों की शुरुआत हुई है, ये पहले नहीं दिखती थी। या इस तरह की जो रिलीफ हैं, ऐसा नहीं है, रिलीफ की मांग हमेशा होती रहेगी। इंडस्ट्री भी अपने आप में एक चतुराई होती है कि उसकी मांग हमेशा रहती है कि हमें और राहत मिले, और राहत मिले, लेकिन शायद उन राहतों पर काम नहीं होता था जो इस संकट के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ इन पर लगातार जो है फैसले लिए गए हैं और जो कदम उठाए गए हैं कि निश्चित तौर पर इन लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, एक तरह से देखे थे। फिलहाल एक हम बढ़ते हैं, आज जो निर्मला सीतारमण ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है, वो खासतौर पर 65,000 करोड़ रुपए किसानों के उर्वरकों के लिए भी की है। ये इससे करीबन 14 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, और जो खपत है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 17.8% और बढ़ जाएगी। M. के अग्रवाल साहब, ये जो किसानों को राहत दी है, ये कितनी उनके लिए फायदेमंद और होने वाली है, कितनी राहत मिलने वाली खासतौर पर किसानों को? देखिए, उर्वरक उद्योग इस समय थोड़ा स्ट्रेस में था जी, और किसानी भी थोड़ा स्ट्रेस में थी। खास तौर पर जो हमें इधर शिफ्ट करना है
उस पर भी काम होना है, क्योंकि एक नए एक्सपेरिमेंट की भी शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है कि हम केवल गेहूं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में देखें तो गेहूं धान तक सीमित न रहें और इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रही थी। तो दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाकर के देखते हैं तो एक ये वेलकम मूव हो सकता है, और इसमें आवश्यकता भी थी, खासतौर पर क्योंकि ये बहुत बड़ा लागत बन रहा था किसानों का। और इसमें अगर आप देखते हैं तो इस तर्ज पर अगर हम चलेंगे तो, और ख़ासतौर पर इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले जब नीम कोटिंग नहीं हुआ करता था तो इसका वेस्टेज बहुत था। अब ये किसानों तक वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकेगा, इसलिए उनको ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। सिद्धार्थ सर, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर, खासकर किसानों को क्या लगता देखिए, है? किसानों को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छी पैदावार के बावजूद लागत के चलते किसानों को जो भी बाजार में दाम मिल रहा था, उसके चलते एक किसानों के अंदर एक खेती को लेके ही एक अविश्वास की स्थिति हो गई थी कि भाई ये तो हमारे लिए घाटे का सौदा है। जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी को लेके इतना बड़ा एलोकेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि न केवल लागत घटाएगा, एक संकट को कम एक करेगा, नई स्फूर्ति किसानों के अंदर पैदा करेगा जिससे कि और उनको अधिक लाभ मिल सके। बिल्कुल, आगे और जो फिलहाल डॉक्टर साहब ने कहा है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोकना उसकी भी चाहूंगा बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। आप लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा की। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।